वेरी नाइस। देखो किसी ने बताया कि सर इनफैक्ट तो उसमें इंसेंटिव की बात होती है, मतलब दो कस्टमर को ना मोटिवेशन होना चाहिए। अब उसको ना अगर आप पेनल्टी वेनल्टी की बात करोगे तो वो डीमोटिवेशन होता है, उसमें पक्का एक की अफेक्टेड होता है ना। पेनल्टीज फॉर डिले, सही देखो सही लिखा किसी ने, पेनल्टी फॉर डिले, हिंड्रेंस, क्वालिटी कंप्रोमाइज, ये सब चीजें होती है ना, पेनल्टी लगा दी जाती है, तो उससे बोलते हैं टीक्यूएम को हम लोग सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। क्लियर टू ऑल। और इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा है, इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर यूनिक, है ना। 4 पॉइंट हमने बताया, क्या क्या बताया पहले। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आर रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शॉर्ट होते हैं, है ना। ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, तीसरा हमने क्या बताया, यूनिक नेचर के होते हैं। और पेनल्टीज की बात करते हैं, पेनल्टी फॉर नॉन कन्फर्मेंस, तो कीवर्ड में अगर याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, शॉर्ट इन ड्यूरेशन, है ना, यूनिक इन नेचर और पेनल्टी फॉर नॉन कन्फर्मेंस। ठीक है। कला बहुत। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम इन कंस्ट्रक्शन। अभी जो वहां बात किया था वो कंस्ट्रक्शन इन प्रोडक्शन था मेनली, या बोल सकते हो कि टीक्यूएम जो वहां यूज किए थे दे आर आल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन आल्सो, बट यहां जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दे आर मेनली फोकस फॉर कंस्ट्रक्शन। किसके लिए केवल फोकस्ड है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। और आपको बहुत सारी सिमिलरिटी भी आपको मिलती हुई नजर आएंगी, और बहुत ध्यान सुनते रहना है, अभी याद भी करा देंगे इसको हम। पहला दो, इसके भी 4 एलिमेंट है, टीक्यूएम के 8 एलिमेंट है, जैसे वहां पे बात की थी ना प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम, वैसे यहां भी है। यहां भी हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5। पहला एलिमेंट क्या है, लीडरशिप। आप याद करिए कि टीक्यूएम के प्रिंसिपल में भी लीडरशिप की बात की गई थी। अरे ये सब लोग लेट लतीफ ज्वाइन करने वाले लोग, भाई साहब अहमद साहब, अभी ये सब बातें हो चुकी है, आप लेट हो गए, अभी इनको अब मुझे बता रहे सर प्री का डेट आ गया है। भाई साहब कोई बात नहीं। देखो पहला पॉइंट क्या है, लीडरशिप। और ये बात टीक्यूएम के प्रिंसिपल में भी बोला गया है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, लीडरशिप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक लीडर के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एक्सेलेंस इज द मेजर डिसीजन टू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द क्वालिटी एज द बेसिक स्ट्रेटेजिक गुड्स। मतलब लीडरशिप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लीडरशिप फॉर द क्वालिटी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सीलेंस इज द मेजर डिसीजन, जो मेन डिसीजन है, प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द क्वालिटी एज द बेसिक स्ट्रेटेजिक गुड। तो पहला है लीडरशिप। दूसरा है लीडरशिप कमिटमेंट, उसकी कमिटमेंट्स, लीडरशिप कमिटमेंट। लीडरशिप कमिटमेंट क्या है, टोटल कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज अ की फैक्टर इन इंप्लीमेंटिंग द टीक्यूएम। member of top management must lead the TQM effort। लीडरशिप कमिटमेंट, ये है एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम। किसके अंदर में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। कह रहा है कि पहले भाई कि कोई भी डिसीजन हो जाएगा वो कौन लेगा, लीडर जो होगा मेन उसका। देखो लिखा है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट इज द कंसीडर एज अ की फैक्टर इन इंप्लीमेंटिंग द टीक्यूएम। उनका जो टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ लोड है, उनका मेन काम है इसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना। किसको, टीक्यूएम को। मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट मस्ट लीड द टीक्यूएम एफर्ट। तीसरा यहां बात किया गया है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड का, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो आदमी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा, उसको क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। चौथा पॉइंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑल। ये बात वहां भी की गई थी, टीक्यूएम में भी बात की गई थी, ये बात टीक्यूएम में भी कही थी। यहां भी उन्होंने बात किया ना कि इंप्लॉय को क्या देना, इंसेंटिव देना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में रिवार्ड देना,
है ना। अब जबकि वहां पे क्या था, पेनाल्टी लगा रहे थे, तो कंस्ट्रेंट है ही ना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर द फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। अगर टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना है तो ऊपर से नीचे तक सारे इंप्लॉय को क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, शिक्षित करना है, एजुकेट करना है, बताना है, ट्रेंड करना है। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पांचवा, आपका ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। ये बात टीक्यूएम में भी बताया गया था, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन। ये बात बताया गया था टीक्यूएम के प्रिंसिपल में, यहां भी बोला गया है कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कस्टमर इज द किंग, द कस्टमर इज द पर्पस फॉर एक्सीलेंस ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए कस्टमर ही भगवान है कि नहीं। टीम वर्क एंड एम्प्लॉय कमिटमेंट, नहीं सॉरी, टीम वर्क एंड एम्प्लॉय इंपावरमेंट। इसका मतलब क्या है, द पर्पस ऑफ टीम वर्क इज टू हैव ऑल पीपल इन्वॉल्व इन ऑल प्रोसेस। याद करो कि जो बात टीक्यूएम में टी बोला था, टोटल का मतलब क्या था, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, वही बात कह रहा है, टीम वर्क एंड एम्प्लॉय इंपावरमेंट, कि हर एक इंप्लॉय को क्या करना है, आपको इन्वॉल्व करना है। और ये बात प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम के अंदर बोला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पीपल, ये बात बताई गई थी ना। टीक्यूएम का टी स्टैंड फॉर टीक्यूएम, और इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम में भी इसकी बात की गई थी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। यहां पर एक नई चीज मिलती है, फीडबैक मैकेनिज्म फॉर सक्सेस ऑफ टीक्यूएम प्रोग्राम। ये कंस्ट्रक्शन में मिला, फीडबैक मैकेनिज्म फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर नीडेड टू डेवलप। हर एक इंप्लॉय के लिए क्या होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि हमें पता चले अगर सक्सेसफुल टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना है तो देयर शुड बी द फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक का मतलब समझते ही क्या है, statistical process control. Variation is the law of nature. Understanding the nature of variation and estimating the capability of the process. दो कहते हैं कि वेरिएशन तो होना नेचर का लॉ है, पर हमको उसको मेजर करना है, कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको कंट्रोल करना है। ललित यार, मतलब ठीक है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, जो भी हुआ आपके लिए, है ना। तो आप देखो क्या है ना कि ये तो हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर ही चल रहा है, तो आप जहां से छोड़े हो तो वहां से कैरी कर लो तुरंत, है ना। जहां से क्लास आप नहीं कर पाओ वहां से कैरी करो और कंप्लीट करो। तो देखो ये हमारे पास जो है 8 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है टीक्यूएम के। तो नाम याद करिए, लीडरशिप, लीडरशिप कमिटमेंट, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कस्टमर ओरिएंटेशन, टीम। अब देखो नाम देखो, केवल यहां पे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, दैट इज फाइन, फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कस्टमर फोकस, ये वहां भी बात की गई थी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, लीडरशिप कमिटमेंट एंड लीडरशिप, दे आर द 8 एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम। ठीक है, तो फटाफट इसको एक एक लाइन में लिख डालो पूरा, और उसके बाद एक साथ 8 का नाम लिख लेना बहुत जरूरी है। और इस पर 2 बार इस पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, दे दिए पहला से। कस्टमर कौन है इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन? अरे कंस्ट्रक्शन में भाई सिर्फ आप, कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ फ्लाईओवर और ब्रिज कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना होता है भाई। कस्टमर का मतलब है, चलो गवर्नमेंट कस्टमर नहीं है,
गवर्नमेंट भी तो कस्टमर है। गवर्नमेंट मान लो एलएनटी को दिया, एलएनटी ऑनर हो गया, गवर्नमेंट जो है टेंडर निकाली है तो वो कस्टमर हो गया। मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम मान लो कस्टमर है। रोड कंस्ट्रक्शन है वो भी गवर्नमेंट हो सकता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि भाई कोई भी, जैसे कोई भी काम की बात करते हैं, किसी भी चीज का फीडबैक मैकेनिज्म है ना, कि भाई एक प्रॉपर तरीके से इनबिल्ड हुआ है कि नहीं है, उसका फीडबैक मैकेनिज्म लीजिए। फीडबैक क्या होता है कि भाई आप बताओ कि हमने कस्टमर से, मान लो इंटरनल कस्टमर से या एक्सटर्नल कस्टमर से फीडबैक लिए कि भाई आपके हिसाब से बताओ चीजें सही है कि नहीं है, वो आपको रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो वैसे तो हेडिंग है, लेकिन अगर आप एक एक लाइन लिखे रहो, जैसा मैं हमेशा बात करता हूं, एक एक लाइन लिख लो अभी। अब क्या छोड़ना है, अब तो लिख ही लो, छोटा सा टॉपिक था ये। अरे मिस्टर मयंक कुमार, देखो मयंक कुमार ने क्या मैसेज किया है कि सर पहले आपने बताया कि वाई वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द टीक्यूएम इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, फिर आप बता रहे हैं कि टीक्यूएम इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। समझो बात को यार, कि लिखा है कंस्ट्रेंट्स है, वी आर नॉट एबल टू, हम कंप्लीटली टीक्यूएम को कभी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाते हैं। वो कंस्ट्रेंट्स है, क्या कंस्ट्रेंट्स है वो बताया गया है। बाकी अब टीक्यूएम में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टीक्यूएम होता क्या है वो बता रहे हैं, कि टीक्यूएम होना क्या चाहिए, टीक्यूएम होता क्या है, वाई वी आर, ये तो बात किया गया कि हम लोग कंप्लीटली टीक्यूएम में लगा नहीं पाते हैं, कि हम लोग प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टीक्यूएम को नहीं लगा पाते, उसके क्या क्या रीजंस हैं। समझे मिस्टर मयंक कुमार। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये वहां नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते, लेबर को आप एजुकेशन ट्रेनिंग दे पाओगे, आपको पता 4 महीने बाद उससे काम नहीं लेना है तो आप उसको एजुकेशन ट्रेनिंग दोगे, नहीं देते हैं, तो वो कंस्टेंट है। ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, क्योंकि आपने 4 महीने के लिए हायर कर रखा है, अब 4 ही महीने के लिए हायर रखे हो तो आप उसको ट्रेनिंग के लिए भेजोगे क्या कहीं पे, नहीं ना। समझ गए बात को। थोड़ा जल्दी लिख लिया करो यार, फटाफट लिखो भाई।
अरे भाई ये क्या है, कोई लिख रहा है सर इलोम विलोम करिए नोट सही हो जाएगी। अरे यार ये देखो ध्यान से लिखा तो है यार, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस क्या है, जैसे वहां पे ना प्रोसेस कैपेबिलिटी याद है प्रोसेस कैपेबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सब किस में आते हैं, ये सब उसी में आते हैं जब आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हो आप, है ना। तो ये 7 हमारे पास, 8 हमारे पास है। ध्यान से क्या क्या हमने बताया देखो, पहले ध्यान से 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। पहला वो 4 कंस्टेंट क्या क्या है, पहला हमने क्या बताया भाई, याद रखो ऐसे, शॉर्ट ड्यूरेशन, नीचे लिखते हैं ना, क्या क्या बताया हमने, देखो एक हमने बताया शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, यूनिक इन नेचर, पेनाल्टी। 4 वर्ड याद रखोगे तो वो हो जाएगा कंस्ट्रेंट वाला पार्ट। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे 8 क्या क्या बताया गया है, लीडरशिप कमिटमेंट, ट्रेनिंग, है ना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय होना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो ये हमारा 8 हो जाएगा एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम। क्लियर है। इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर के बारे में हम बताए थे ना भाई, क्या बताए थे यार, अब एकदम हाँ अच्छा देखो, अर्चना यादव बोल रही सर ओनली हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो खेल तो इसी बात का है कि वो ये नहीं पूछने जा रहा है कि बताओ टीम वर्क एंड एम्प्लॉय इंपावरमेंट का मतलब क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कंटेंट क्या है, चाहिए उसको हेडिंग ही, लेकिन उस हेडिंग को याद रखने के लिए एक एक लाइन लिखा हुआ है ताकि आप पढ़ोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। जिसे आपको एग्जैक्टली इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल, अब आप ऐसे ब्लाइंड हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल याद ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि टोटल का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल। तो हम पढ़ाने के हिसाब से तो हम लोग एक एक पॉइंट ऐसे ऐड कर रखेंगे ताकि आपको याद रहे। हमें याद यही रखना है, सिर्फ हमें याद यही रखना है। इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ऐसे समझो कि कोई एक, मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसे आप भी यूज करते हो और आप ही का बिजनेस है, और या जैसे मान लो अमेजन का कस्टमर है, अमेजन का, तो अमेजन के एम्प्लॉय भी अमेजन का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और बाहर के लोग भी ऑर्डर करते हैं। तो जो बाहर वाले हो गए वो एक्सटर्नल हो गए, जो अंदर वाले हो गए इंटरनल हो गए। तो मेनली तो हमको यही याद रखना है, वेरिएशन इज लॉ ऑफ नेचर इज नाइस कोट, थैंक्स। और ये ऑब्वियस सही बात भी है कि नहीं। चलो एक और पॉइंट की बात करें। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, यूपीएससी ने भी नहीं पूछा है, और आपके एग्जाम में तो भाई अभी पहली बार हो ही रहा है इस सिलेबस पे। तो कहते हैं कि जो लीडर है टीक्यूएम का, उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो यहां पर कंसेप्ट चलता है 6C का, 6C कंसेप्ट। व्हाट इज 6C कंसेप्ट? पहला कमिटमेंट, नाम से क्लियर है कमिटमेंट, उसका कंट्रीब्यूशन, है ना। तीसरा है कोलैबोरेशन, चौथा कंटिन्यूटी, पांचवा कॉन्साइंस, 6 कन्वर्सेशन। इसमें से एक टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, कॉन्साइंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्साइंस भाई? कॉन्साइंस का मतलब है स्किल्स हैविंग स्किल्स ऑफ, या ऐसे लिख दो, having skills of guiding people, ethics, है ना, मतलब लोगों को गाइड करने का नॉलेज हो, इथिक्स का नॉलेज हो, है ना, गुड इन डिसीजन मेकिंग, ये सब जो स्किल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्साइंस, ठीक है ना। तो जो एक लीडर है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका कोलैबोरेशन होना चाहिए ना, कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए, सीधे कॉन्साइंस, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब जो है ये सब हमारे पास क्या है, 6C का कंसेप्ट लगता है किसके लिए, फॉर द लीडरशिप। और ये आप कह सकते हो कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर जाता है ना। कन्वर्सेशन का मतलब यार गुड कम्युनिकेशन स्किल ना, बात करना आना चाहिए।
लॉजिकल माइंड, देखो किसी ने बोला है कॉन्सेंस का मतलब लॉजिकल माइंड, बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल माइंड इट्स अ गुड वर्ड। अब यहां पर भी आपको यही 6C का फुल फॉर्म याद रखना है। अब वो ऐसे दे देंगे व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ 6C फॉर द लीडरशिप ऑफ द TQM, और वैसे 4 नाम दे देंगे, उसमें एक नाम अलग से सी ऐड कर देंगे कोई, है ना। तो क्या क्या हमारे पास है, कमिटमेंट, कंट्रीब्यूशन, कोलाबोरेशन, कंटिन्यूटी, कॉन्साइंस, कन्वर्सेशन। क्या बोले, जीएस स्टार्ट करा देने की, अच्छा ठीक। अच्छा जीएस, जीएस मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, उसका वेटेज अलग अलग है क्या? तो मुझे एग्जैक्टली इसका वेटेज का पैटर्न नहीं पता है। जैसे मान लो कि एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसका पार्ट, चलो मैं आज चेक कर लूंगा उसका कितना वेटेज है, क्या है ना। एक हमारा हिंदी है, और क्या है, 3 और है ना, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और क्या है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, यही तो है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें ये 22 सब्जेक्ट है ना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी आपको मिल चुका है रिकॉर्डेड, है तो पढ़ ही रहे हैं। पता नहीं ज्योग्राफी पॉलिटी अभी शुरू हुआ कि नहीं, आप इसकी बात कर रहे हो शायद ना, ठीक है। थिंक आउट द बॉक्स 6 पॉइंट, ठीक है। अच्छा 6 पॉइंट की स्पेलिंग गलत है, कन्वर्सेशन का, अरे ठीक है यार, करेक्ट कर लो भाई, जान मत मार लो, कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब ठीक है, कन्वर्सेशन स्पेलिंग ये ले लो ठीक है। अच्छा, दो जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, मतलब आपके हिसाब से ये है 100 क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारा है 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी है, ये 25 क्वेश्चन है, और ये भी हमारा 25 क्वेश्चन, राइट, यही तो है। ये 200 मार्क्स, ये हुआ 50 मार्क्स, और ये हुआ 50 मार्क्स, यही तो है, सही बोल रहे ना भाई, ठीक है। अब अच्छा 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 समझ गया, देखो बात को, ठीक है ठीक है। देखो मुझे मुझे मेरे समझ से देखो क्या ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है। आल्दो सर पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, है ना, के मतलब PN पांडे सर। तो होता क्या है ना कि इनके पास जो क्वेश्चन का स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री का जो क्वेश्चन का दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है, मतलब वो दायरा कंप्लीट करना बड़ा छोटा बात नहीं होगा। पर फिर भी यहां पे तो आपको करना ही करना है ना। इसमें डेट और बहुत सारा चीज, इसमें तो फिर भी थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं इसमें, मतलब करना पूरा ही है। तो ये मत सोचो कि आप यहां से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, यहां से कम स्कोर करो, सब करके जाओ, 100% सिलेबस करके जाना है, ये बात पहले जान लीजिए। पहला फंडामेंटल रूल है यही है कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द जीएस पार्ट जिसमें इस टाइप की चीजें हो, तो पहला रूल ये है कि 100% सिलेबस करके जाओ। हिंदी आप कर ही रहे हो, रिकॉर्डेड मिल ही रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है कि अगर हिंदी अच्छे से कर ले जाओ तो ये इसका सिलेबस कम है। मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि इसका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत कम हो सकता है, हिंदी वाला पार्ट, और इसको तो बहुत अच्छे से कर लो, और आपको पहली बात में रिकॉर्डेड मिल चुका है तो करते रहो, दैट्स वेरी गुड थिंग, है ना। और ये चल ही रहा है, और पैरेलली देखो ये स्टार्ट होता है कि इसके साथ, मतलब इसके साथ पैरेलल स्टार्ट करने में उसको दिक्कत है, देखो कैसे स्टार्ट होता है। पर वेटेज के हिसाब से ठीक है, इसका जिस हिसाब से इसमें सब्जेक्ट है उस हिसाब से इसका वेटेज बढ़िया है। एनीवे तो ये हमारे पास है भाई 6C का कंसेप्ट, क्लियर है। अच्छा जीएस मेंस में भी है, ओहो दैट्स गुड पॉइंट, ठीक है, मैं आपकी पॉइंट को समझ गया, मैं बात करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो है वो मेंस में भी है, यही ना।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यार मैं बताऊं, मतलब देखो फिर वही बात, अभी फिर से सिलेबस से घबराना क्यों है यार? ये बात पहली बात की अच्छी चीज है कि ये मेंस में नहीं है ना? सिर्फ आप पॉइंट आउट सुनते जाओ, चीजें आपको ना यार रिकॉल रहेंगी। इतना जल्दी अभी आपको, अभी फरवरी में पढ़ाया जा रहा है और आपको लगता है कि जाके मार्च अप्रैल में पूरा भूल जाएगा? चलो एनीवे, तो देखो ये था हमारा यार ना, इतना हमारे पास क्या है, इतना पार्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। सॉरी, ठीक है भाई। अरे देखो एक क्वेश्चन देखो, अब देखो इस पे एक आध क्वेश्चन दिखाते हैं कि देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली कैसे पूछा गया है। ध्यान देखो एक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is not a source of variation present in every process of construction, पहला ऑप्शन ए, द इक्विपमेंट, दूसरा द मटेरियल, तीसरा द इन्वायरमेंट, चौथा द स्पेसिफिकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन ESE 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, समझ गए ना यार सभी? इस टाइप के क्वेश्चन देखो आते हैं, है ना? अब ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, तो ऐसे इस पे कंस्ट्रक्शन में 4-5 क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, है ना? एक जगह छोटा सा चीज और हम आपको बताते हैं, एक छोटी सी टॉपिक और हम बात करेंगे और ये हमारा लास्ट होगा, है ना? ऐसे अब देखो ये जो बात है ना, जैसे जो हैंडलिंग की वाली बात थी ना, दो जैसे मतलब बहुत ज्यादा बाइफरकेट कर पाना। अब देखो ये बात लिखा हूं क्या हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट।
अब वो जो मैनेजमेंट वाली बात कर रहे हैं ना, वो जो लिखा था ना कि स्टोरेज एंड हैंडलिंग, उसमें भी ये वाला पार्ट आ सकता है ना, प्रोडक्शन में। अब बात देखो क्या है यहां पर, क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक है छोटा सा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, है ना, एलपीपी। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, बस ध्यान से सुनना है, बड़े आराम समझ में आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से बोर्ड पे देख लो और अपने आप समझ में आएगा। देखो एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, ऐसे समझो। एक क्वेश्चन समझते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ना। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू, इफ जेड इज इक्वल टू, what is the maximum value of z if z is equal to 10x plus 6y subjected to the constraints 3x plus y less than 12 are equal to 12, 2x plus 5y less than equal to 35 34, x greater than 0 y greater than 0। ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, पहले समझना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैसे कैसे। एक होता है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन है ना, और एक होता हमारा मिनिमाइजेशन। एक हमारा है मैक्सिमाइजेशन और दूसरा हमारे पास क्या है, मिनिमाइजेशन है। अब मैक्सिमाइजेशन क्या है, मिनिमाइजेशन क्या है, तो दो टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो टाइप के, मैक्सिमाइज, जैसे ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ जेड। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो दो टाइप के होता है कि एक हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज करना है, एक हमारे पास क्या है, मिनिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहे मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, अंडर सम गिवन कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अब उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर, मतलब अंडर दिस कंडीशन, ये कंडीशन है या इसी को बोलते कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स है या हम बोलते कंडीशन है। अब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और उसमें कोई सी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, अंडर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये बात किसी भी सेक्टर में लगा सकते हैं, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं, मान लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही बात करते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स है ना, कि ये कंस्ट्रेंट दिया गया है और इस कंस्ट्रेंट के अंदर हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो होता क्या है कि मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के अंडर कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रेंट के अंदर में हमारे पास दो मेथड होता है। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड, एक क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है सिंप्लेक्स मेथड और दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, सिंप्लेक्स मेथड का नाम ही सिर्फ सिंप्लेक्स होता है, बाकी होता बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जनरली सिंप्लेक्स मेथड हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी आर हैविंग द नंबर ऑफ वेरिएबल मोर देन 2। ग्राफिकल मेथड की रिस्ट्रिक्शन है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल केवल कितना होना चाहिए, 2, तब हम लोग ग्राफिकल मेथड से डील कर पाते हैं। तो हम लोग इसको डील करने वाले हैं किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंस्ट्रेंट फंक्शन, किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। पहला हमारे पास हो क्या करते हैं, रूल क्या है, हम लोग बात करने जा रहे हैं किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। किससे भाई, बाई ग्राफिकल मेथड, है ना। अब समझना ग्राफिकल मेथड कैसे डील करेंगे भाई, ग्राफिकल मेथड से। दो ग्राफिकल मेथड से अगर आप डील करते हो, ग्राफिकल मेथड से अगर आप डील करते हो तो कैसे देखो डील करेंगे ग्राफिकल मेथड से। पहले आप देखो कंस्ट्रेंट क्या क्या है और सारे कंस्ट्रेंट्स को एक ग्राफ में प्लॉट कर दो। सारे कंस्ट्रेंट को क्या करिए, एक ग्राफ में प्लॉट करो। क्या क्या हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, पहला है 3x प्लस वाई, है ना, लेस देन आर इक्वल टू 12। दूसरा कंस्ट्रेंट 2x प्लस 5y लेस देन 34, 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 34। तीसरा कंस्ट्रेंट है x इज ग्रेटर देन 0। चौथा कंस्ट्रेंट है y ग्रेटर देन 0। ये है हमारे पास। मैंने बोला इनको प्लॉट इन अ सिंगल ग्राफ, प्लॉट इन सिंगल ग्राफ। इनको एक सिंगल ग्राफ में प्लॉट करो कंस्ट्रेंट्स को। अब तो कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, वन बाय वन। पहला हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट्स है, ऐसे
बहुत ध्यान से सुनते रहिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे समझो क्या है, पहला देखो हमारे पास कंस्टेंट ये दिया हुआ है। कंस्टेंट क्या दिया हुआ? पहला 3x प्लस वाई, जो इनइक्वालिटी था उसको पहले इक्वल बना लिया हमने। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 था, मैंने लिख दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। मैंने इनइक्वालिटी को पहले इक्वलिटी में बनाया। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जब x का वैल्यू 0 करोगे y का वैल्यू 12 होगा, और जब y का वैल्यू 0 करोगे x का वैल्यू 4 आएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, लगभग कुछ ऐसा ग्राफ आया। ये इस लाइन का ग्राफ है ना। ये हमारा कंस्ट्रेंट नंबर 1 है, इसको मैंने यहां पे कंस्ट्रेंट नंबर 1 लिख दिया, है ना। अब बात ये है कि एक लाइन है, लेकिन ये जो था वो एक इनइक्वालिटी है, इससे लेस देन आर इक्वल टू 12 है। तो बात ये कि जो रीजन होगा वो इस लाइन के नीचे आएगा या इधर आएगा, इसकी बात करते हैं। तो कैसे चेक करोगे? आपको चेक करने के लिए क्या करिए, आप ले लीजिए एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू 0 ले लो, है ना। x 0 y 0 लो, इसमें पुट करो तो 3 इंटू 0 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है? 0, एंड विच इज लेस देन आर इक्वल टू 12। मतलब 0 0 जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन। ये ओरिजिन है यहां पर, और ओरिजिन इसको क्या करता है? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर वो सेटिस्फाई करता है तो फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो जब भी आपको डाउट हो कि किधर होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, तो आपको पता है ओरिजिन कहां है। ओरिजिन को उठाओ, इसमें उठा के पुट कर दो। तो मैंने देखा ये 0 आ गया, तो 0 का वैल्यू 12 से छोटा है, दैट इज ऑब्वियस है। इसका मतलब फिजिबल रीजन इस लाइन के इधर होगा। मतलब मैंने बना दिया इस लाइन के ऐसे, इस लाइन के ऐसे होगा। ठीक, ये पहली इनइक्वालिटी आई। अब आया दूसरा इक्वालिटी, क्या है? 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, है ना, लेस देन इक्वल टू 34, लेस देन इक्वल टू 34। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है। अब इसमें देखो क्या है, अगर x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसको बराबर कर दो। पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए। जब x का वैल्यू 0 करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6.8, और y 0 करने पर x का वैल्यू 17, कहीं यहां कहीं आएगा। 17 तो बहुत दूर हो गया, इधर आ गया 6.8। कुछ ऐसा ग्राफ हुआ ये, है ना, ऐसा ग्राफ हुआ। तो अब अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो जरा चेक करो फिर से, 0 0 का पॉइंट इसमें रखो, 0 प्लस 0, तो 0 का वैल्यू जो है वो 34 छोटा है, तो फिजिबल रीजन फिर से इस लाइन के इधर आ गया। ये हुआ दूसरी इनइक्वालिटी, ठीक है। तीसरा इनइक्वालिटी क्या है? तीसरा इनइक्वालिटी क्या है भाई? x का वैल्यू पॉजिटिव। x का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि y एक्सिस के इधर, y एक्सिस के इधर, है ना, और y का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है x एक्सिस से ऊपर। अब तीनों को देखो, 4 ग्राफ है। एक कह रहा है इस लाइन के ऊपर, ये कहता है इस लाइन के इधर, एक कहता है इस लाइन के इधर, और एक कहता है इस लाइन के इधर। और तीनों का बात अगर सुनोगे तब मुझे मिलेगा फिजिबल रीजन, और वो होगा इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो ये एरिया है, ये एरिया है। और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या रीजन है? दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। अब जरा समझिए क्या है फिजिबल रीजन भाई। मतलब इसी फिजिबल रीजन पे, अच्छा देखो, अगर मैं पूछा जाए कि इन दोनों, इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। किसको? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 34, और क्या हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, एक 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। इनको जरा सॉल्व करो और देखो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। जो फिजिबल रीजन का मतलब होता है, फिजिबल रीजन का मतलब होता है वो रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वो रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तीनों मतलब चारों इनइक्वालिटी को। एक कहा था इस लाइन के ऊपर, y एक्सिस के, x एक्सिस के इधर, एक कह रहा है x एक्सिस के इधर, एक कह रहा है इस लाइन पिंक लाइन के इधर, एक कह रहा है ग्रीन लाइन के इधर। तो वो रीजन ढूंढो जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रीजन ढूंढ लो जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला ये रीजन हुआ हमारा,
ये रीजन हो गया हमारा, ये रीजन है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है भाई? इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना था? 4,0, इट इज 4,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0,6.8। फाइन। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट जरा इनको सॉल्व कर लो, देखो तो क्या आ रहा है भाई, इनको सॉल्व कर लो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्या आ जाएगा देखो ये, तो 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 में से 2 गया, कितना आ गया? 13x, 13x, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 12 पंजे 60, और 60 में से 34 माइनस कर दो, 60 माइनस 34 कितना हो जाएगा? 26, 13x। तो x का वैल्यू आ गया कितना? 2। x का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और 3 दूना 6, 2 और 6, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2 और 6। तो हमारे पास ये पूरी फिजिबल रीजन आई है, ये पूरी फिजिबल रीजन आ चुकी है, और जो बाउंड्री पॉइंट्स है फिजिबल रीजन का वही हमको बताएगा, ये हमारी फिजिबल रीजन की बाउंड्री है। कहते हैं कि जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो हमेशा फिजिबल रीजन की बाउंड्री पे आएगा, और बाउंड्री में भी ये सिर्फ उस पॉइंट पे आएगा जिस पॉइंट पर ये क्या बनाया है? कॉर्नर पॉइंट। क्या बनाया है? कॉर्नर पॉइंट। मान लो मैंने लिख दिया इस पॉइंट का नाम ए, इसको मैंने बोल दिया चलो दिस इज पॉइंट बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, है ना, हमने 3 पॉइंट लिया ए बी सी। अब देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये हमारा z है, अब क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z, है ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है क्या? z का वैल्यू क्या क्या दिया भाई? z हमारे पास क्या है? इट इज 10x प्लस 6y, है ना, इट इज 10x प्लस 6y। हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालिए z का वैल्यू कहां पे निकालेंगे? एट पॉइंट a पर, a पर, और a का कोऑर्डिनेट कितना है? 4,0 रख दो इसमें, इट इज 10 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, वैल्यू कितना आ गया? 40। फिर निकाल लो z का वैल्यू कहां पर? b पर, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 2,6, इट इज 10 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6, 36 प्लस 20 कितना आ गया? 56, है ना। नेक्स्ट निकाल लो z एट c पर, c पर क्या आएगा? c पॉइंट है 0.68, 0,6.8, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6.8, कितना आ जाएगा ये? 48, 36, 48। तो देखो अब हमारे पास पूछा था z का मैक्स वैल्यू, और आपको दिख रहा होगा z का जो मैक्स वैल्यू है ये हमारा है z मैक्स, दिस इज द z मैक्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 56। तो हमेशा फिजिबल रीजन निकालो, और फिजिबल रीजन की बाउंड्री में सिर्फ वो कॉर्नर पॉइंट्स लो जहां जहां कॉर्नर बना रहा है, उसी कॉर्नर पर ही उसका वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। क्लियर बात? क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? क्लियर टू एवरीवन? सो अब देखो ये बात है ना कि हमेशा आपको ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करना है। अब होता क्या है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो लोगों ने क्या किया था कि इसको सॉल्व कर दिए थे, इनको सॉल्व किए थे, जो इससे एक्स और वाई का वैल्यू आया उठा के पुट कर दिया यहां पर, और जो आंसर है वो ऑप्शन मैच करे। इत्तेफाक देखो वो सही भी था, वो गलत नहीं था, वो जो आया था वो सही आया था, आंसर भी सही था, मैच भी कर गया। ये क्या 40.8 आएगा क्या? कुछ गलत लिख दिया क्या भाई? एक मिनट चेक कर लेने दो, ये लास्ट वाला मैंने गलती लिख दिया क्या? 48 लिख दिया? ये 6.8 नहीं, ये कितना भाई? हाँ 6.8 तो है, ठीक है, 40.8 है, ठीक है। अरे ठीक है, कुछ तो आया। ये कितना भाई? रुक जाओ, y का वैल्यू ये ठीक था ना, 0.6.8 ही तो है ये, 536 6.8, ठीक है, 6 इंटू 6.8, ठीक है, 40.8 है भाई, करेक्ट कर दे रहे भाई इसको, है ना, ठीक है।
तो बात यह है कि उसमें हुआ क्या कि उस समय जब ये आया तो लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट पे निकाल लिया, पर हर बार यहां नहीं आएगा। अगर यहां आया होता तो लोग उड़ गए होते। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, पहले ग्राफ बनाना है और उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालना है और फिर चेक करना है कि किस पॉइंट में मैक्सिमम होगा। वो इत्तेफाक से वो क्वेश्चन लोगों का सही हो गया। मिस्टर सूर्यभान, सिंप्लेक्स मेथड नहीं पढ़ना, उसका सिर्फ नाम ही सिंप्लेक्स है, बाकी है बहुत कॉम्प्लेक्स, इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। ए एंड सी का कोऑर्डिनेट कैसे आया, कैसी बात कर रहे हैं वंदना जी यार, ए और सी का कोऑर्डिनेट कैसे आया भाई साहब। दो ऐसे ये है, इसमें क्या कैसे निकालते हैं, पहले एक्स का वैल्यू 0 करो तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 12, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 12। ठीक है, अब इसमें क्या करो, y का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू 0 ले लो तो क्या जाएगा 3x इक्वल टू 12, x का वैल्यू क्या आ गया 4, 4, 0। ऐसे ही तो प्लॉट किए थे, ऐसे इससे निकाल लेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर टू ऑल। तो इत्तेफाक से लोगों का आंसर सही हो गया, पर हर बार सही नहीं होगा, यह बात जरूरी नहीं है, इसलिए आप हमेशा ग्राफिकल मेथड लगाएंगे यहां पे 2 वेरिएबल में। ठीक है, कह रहे इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे आएगा आशुतोष गोयल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, ईएससी के प्रीलिम्स में, जीएस के पेपर में। ये कह रहे सर 120 मिनट 150 क्वेश्चन। भाई साहब आप ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम नहीं पूछा जाएगा, यहां तो मैक्सिमाइजेशन है ना, मिनिमम तो 0 ही हो गया ना। बहुत देखो क्या है ना कि क्या पूछा जाएगा ये तैयार रखना है। अब इसको तो बताने में इतना टाइम लगा है, सॉल्व करने में बहुत बहुत मतलब हार्डली 1 मिनट के अंदर आंसर निकल जाएगा, इतना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। क्लास 12th में था ये। जल्दी जल्दी चलो नोट कर लो, कोई नहीं। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो मैक्सिमाइजेशन का बनेगा या तो मिनिमाइजेशन का बनेगा। तो जैसे मिनिमाइजेशन का होगा तो हर एक पॉइंट पे देख लेंगे कहाँ मिनिमम आ रहा है, और मैक्सिमाइजेशन का होगा तो जहां देख कर लेंगे कहाँ मैक्सिमाइज आ रहा है।
ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो यार। क्लियर टू ऑल एंड नोटेड ऑल? क्लियर टू ऑल? एक क्वेश्चन और किया जाए इस पे। शुड वी गो फॉर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस? एक क्वेश्चन और कर लेते थोड़ा सा, ये तो हमने ही किया, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस मार लो एक क्वेश्चन का। हो सकता है क्वेश्चन यही ना पूछ ले, इसी पे ना पूछ ले यार, है ना? चलो, अरे सब रेडी है यार, एक क्वेश्चन तो करना बनता है ना। क्वेश्चन नहीं। चलो ये करेंगे क्वेश्चन। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप देख लो,
इसको भी हम लोग कल डील कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन को, मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से इसको निकाल लीजिए। यहां पे ये 9 है, ये ई नहीं है ना। जल्दी जल्दी से निकालिए। एक क्वेश्चन तो कर लो यार फटाक से। दो क्या दिया है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको क्या दिया है भाई, 5x1 प्लस 4x2, इसको मैक्सिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट देखो दिया हुआ x1 का वैल्यू है 0 से लेके 12 और x2 दिया है 0 से लेके 9। फटाक से निकालिए। वेरी गुड, देखो आंसर भी दे दिया लोगों ने यार। दो, एक हमारे पास x एक्सिस, लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस वन इज x2, राइट। x1 का वैल्यू दिया है 0 से लेके 12, x1 का वैल्यू क्या दिया है 0 से लेके 12। ये लाइन हुआ 0 से 12 की लाइन, मतलब एक लाइन हमने बना दिया है, x1 इज इक्वल टू 12 की लाइन है ये। एक दिया x2 का वैल्यू 0 से लेके 9, ये हुआ 0 से लेके 9, ये हुआ x2 इक्वल टू 9 की लाइन, ठीक है। और एक हमारे पास दिया 3x1 प्लस 6x2, मतलब 3x1 का मतलब हो जाएगा देख लो, x1 का वैल्यू मतलब कुछ ऐसा आएगा क्या, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी शायद, इसको प्लॉट करो कुछ ऐसे आएगा। तो मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन है, अच्छा वो इसके नीचे ही आएगा, इसका मतलब फिजिबल रीजन ऐसे है, इसके नीचे, ये वाला इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, और ये वाला है इस लाइन के इधर, है ना। और x1 का वैल्यू पॉजिटिव ऐसे, है ना, और इस लाइन के इधर, मतलब इसका फिजिबल रीजन आई थिंक देखो ये हो रहा है, ये फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है, ये है फिजिबल रीजन, कुछ ऐसा आ रहा है, इस शेप का है। अब इसमें मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए हमें सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले क्या है 12,0 है ना, और ये इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0,9 फाइंड। ये पॉइंट हमको और चाहिए। इसमें यार एक काम करो, इसमें x1 का वैल्यू रख दो, x1 का वैल्यू रख दो कितना 12, और x2 निकाल लो, x1 का वैल्यू 12 तो x2 निकाल लो, इसमें रख दो x1 का वैल्यू 12, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 6 इंटू x2 एंड दैट इज इक्वल टू 62। तो यहां से x2 का वैल्यू निकाल लो तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। x2 का वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है जल्दी से, कितना आ रहा भाई, अच्छा ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा 6×5 5 आ रहा है क्या, तो ये 5 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,5, ये पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें रख दो कितना, इसमें रख दो x2 का वैल्यू कितना 9, 9 चौको 36, 9 54, 54 66 माइनस 54 है ना, तो डिवाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4,9। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ चुके हैं। एक पॉइंट इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको लिया हमने C और इसको हमने ले लिया D, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स है, इन चारों पॉइंट्स पे हमने मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया है z का वैल्यू 5x1 है ना, 5x1 प्लस 4x2। अब निकाल लेते हैं पहले z का वैल्यू कहां पर, A पर। A का कोऑर्डिनेट कितना भाई 12,0, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 0, 12 पंजे 60। z निकाल लो B पर, B पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना 12 और 5, 12,5, तो हो जाएगा 5 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 5,
तो हो जाएगा 12 पंजे 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 80। जेड एट सी निकाल लो, सी पॉइंट कितना है 4,9 4,9 पे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9 है ना, कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 9 चौको 36, कितना हो जाएगा 5 चौको 20 9 चौको 36 56 है ना। और जेड एट डी पे निकाल लो, कितना है 0,12 नहीं 0,9, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 80 यहां पर, ये हमारा आंसर है। पॉइंट क्या वहां पे 12,5 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। द आंसर इज ऑप्शन बी, द आंसर इज ऑप्शन बी। उसने इस बार पूछा था किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। देखो मेरे भाई, कह रहा कोई कि डायरेक्ट सर ऑप्शन से भी निकाल लिए थे। भाई साहब मत करना, शॉर्टकट ग्राफ बना लेना, कहीं कोई ऐसा पॉइंट ना दे दे जो उलझुल पॉइंट हो, है ना। एनीवे, क्लियर टू ऑल, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, पॉइंट और ऑप्शन से भी कर लो, हो जा रहा है, अच्छी चीज है। देखो ऑप्शन से भी निकल रहा है, बिल्कुल सही है। बस ये जरूर है कि जो ऑप्शन होना चाहिए उसकी बॉर्डर पॉइंट पे होना चाहिए, कोई ऐसा ना ऑप्शन ले ले जो इधर कहीं हो, तब गड़बड़ है ना मामला। मान लो कोई ऑप्शन में कोई दूसरा ऐसा पॉइंट ले लिया जो इसकी बाउंड्री पे नहीं है पर उस पॉइंट में मैक्सिमम आ रहा, तब वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन बना सकता है, ठीक है। ऑप्शन से फिजिबल रीजन का पता नहीं चलेगा भाई, ये बात जान लीजिए। तो बेस्ट तरीका उसका यही है कि वी गो विद द फिजिबल रीजन, है ना, और उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स चेक करेंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू दे, जो पॉइंट दे देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर टू ऑल। अरे यार इक्वेशन दिया है ना मेरे भाई, x1 का वैल्यू 0 से 12, 0 से 12 एक लाइन, ये तो गणित की बात कर रहे हो आप। थर्ड इक्वेशन कैसे प्लॉट हुआ है? अरे यार एक भाई कैसी बात कर रहे हो, एक हम इसका ग्राफ नहीं प्लॉट कर लेंगे, 3x1 प्लस 6x2 है ना, दैट इज इक्वल टू 66। x1 का वैल्यू 0 ले लो पहले, तो x2 का वैल्यू निकल गया 11, और जब x2 का वैल्यू 0 करोगे, x2 का वैल्यू 0 करोगे तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 22, है कि नहीं। तो यहां से 22 से 11 की एक लाइन मार दो, चलिए यार। तो ये था हमारा यार कह लो कि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, जिसमें से आपसे पूछ सकता है टीक्यूएम कंस्ट्रेंट, है ना, बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में, टीक्यूएम क्यों नहीं अप्लाई करते, इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। और ये जो हमने पढ़ा है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी हमारा कह लो कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो चलो यार देखो हमारे लेवल से यार वी हैव डन विद दिस पार्ट एंड दिस टॉपिक। कल हम लोग देखेंगे, कल कॉर्नर पॉइंट पूरा रीजन के पॉइंट्स की गारंटी कैसे दे रहा है, दे देते हैं भाई। ये थोड़ी सी आप हाई लेवल पे बात कर रहे हो मिस्टर अर्जुन, है ना, वरना हम अगर आपको डिटेल में जाना हो तो बता सकते हैं कि क्यों कैसे गारंटीड है। कॉर्नर पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इसमें, है ना।
कॉर्नर पॉइंट्स ही क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है भाई, तो चलो यार देखो, कल हम लोग इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक रखेंगे और कल हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखेंगे। कल हम आपको कुछ क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सीट भी देंगे, ये हमारी प्लानिंग है। ठीक है, 4,9 कैसे आया भाई? कैसी मतलब इतना खराब गणित कैसे हो यार? हमारा स्टूडेंट नहीं हो सकते मैथ्स का। कह रहे ये 4,9 कैसे आया? अरे मेरे भाई, इस इक्वेशन में x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू कितना है? 9। इसमें x2 का वैल्यू 9 रख दो, 3x1 है ना, प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 66। x1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको कुछ एक आध प्रैक्टिस सीट है वो भी दे देंगे हम आपको। ठीक है, तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। मेटेरियल हैंडलिंग कंपनी, देखो यार, अब वो बात जो कर हैंडलिंग वाला पार्ट जो है ना, जो ये कह सकते हैं, जो मेनली इसमें बहुत सारे चीजें कवर्ड है ऑलरेडी, है ना। हैंडलिंग स्टोरेज वाला जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, बट अभी हम कल बात करेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज हमने जितना करा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और कल हम लोग इसका लास्ट लेक्चर रखेंगे, है ना। और कल हम लोग थोड़ा सा कुछ जितना हमने आज करा है उसको रिवाइज कर रखिए। कल कम से कम 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, काम प्रैक्टिस का मतलब है जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए।